हेडिंग लिख दिया व्हीटस्टोन सेतु, डायग्राम बना लेना बाद में। हेडिंग लिख दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बारे में मतलब ये टर्म मैंने इससे पहले भी एक आध बार यूज किया होगा, न्यूमेरिकल हमने लगाया होगा बीच में किरचॉफ वाला, लेकिन पर्टिकुलर ये टॉपिक नहीं पढ़ा अभी तक हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। ओके, ये टॉपिक आपको 5 नंबर देगा और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। किरचॉफ का नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो किरचॉफ का नियम इसमें अप्लाई होगा, और किरचॉफ के नियम से आपके पास एक रिलेशन आएगा। रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि यदि ये जो बीच में लगा है इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, हिंदी में बोलते हैं धारा मापी। ये करंट को मेजर करता है कि करंट की दिशा क्या है, करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बता देता है। ठीक है, तो यदि धारा मापी में से करंट ना जा रहा हो, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, मतलब बी से डी में कोई करंट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो P और R का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा, Q अपॉन S का। मतलब P अपॉन R बराबर क्या होगा, Q अपॉन S। यही व्हीटस्टोन सेतु है। क्या, हाँ कर सकते हैं, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ठीक है, आपका क्या रिलेशन आएगा, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये कब आएगा, कब प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है लास्ट में जाकर के, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। और ये कब प्रूफ करना है, जब इसमें से कोई करंट ना बह रहा हो, B और D में कोई करंट ना बह रहा हो। B और D में करंट कब नहीं बहेगा बताओ, उसमें करंट कब फ्लो नहीं होगा, नहीं, अनुपात वाली बात तो बाद में आएगी। अनुपात समान हो, देखो बेसिकली ये है, धारा सही जा रहे हो, धारा नहीं विभव। देखो ऊपर B है नीचे D है, यदि B में भी और D में भी दोनों में वोल्टेज सेम हो गया तो करंट कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि करंट कहां से कहां जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। ऊपर भी 4 वोल्टेज है, 4 वोल्ट है, नीचे भी 4 वोल्ट है, तो सब सेम वोल्ट होगा तो करंट जाता ही नहीं है वहां पे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हमने विभव वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा है ये चीज कि करंट हमेशा उच्च विभव से जाता है निम्न विभव की ओर। और यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि B और D में विभव सेम है, B में जो विभव है वही विभव D में भी है, ऐसी कंडीशन आ जाए, तब इस कंडीशन में इसमें से बीच में से करंट बहता ही नहीं है। और ये जो मशीन हमने बीच में लगाया है धारा मापी, ये इसी को चेक करने के लिए लगाया है हमने, कि वो चेक करके बताए कि करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। उसमें देखो आप एक तीर का निशान लगाए, ठीक है, मीटर की तरह होता है, जैसे साइकिल में हवा भराने वाला भी देखा होगा आपने, पंप वगैरह, या फिर अपना वजन नपाया होगा तो देखो ऐसे होता है सुई। जब वो बीच में हो, एकदम बीच में, तो मतलब वो जीरो में है, कोई करंट नहीं बह रहा है। लेकिन जो फ्लक्चुएट होता है, इसे कहते हैं फ्लक्चुएट होना या विक्षेपित होना। जब सुई लेफ्ट में मुड़ रहा है या फिर राइट में मुड़ रहा है तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई करंट जा रही है। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी मशीन नहीं है, आपको नॉर्मल जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके दुकान में आपको मिल जाएगा, जो मोबाइल वगैरह रिपेयर करते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब मिल जाता है उनके पास। ये बस शो करता है कि करंट की दिशा क्या है। और अगर करंट कहीं बह नहीं रही है, ना ऊपर से नीचे आ रही है ना नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये क्या रहेगा, एकदम बीच में खड़ा रहेगा। इसका मतलब ये कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं करेगा, फ्लक्चुएशन उत्पन्न नहीं करेगा। इसका फ्लक्चुएशन कितना होगा, 0, क्योंकि इसमें धारा नहीं बह रहा है। तो बहुत सिंपल सा है, प्रूफ क्या करना है कि यदि, और हाँ, इस स्थिति को कहते हैं जब B और D में से कोई करंट ना बहे, तो इस स्थिति को कहते हैं संतुलन की स्थिति। बैलेंस, किसमें बैलेंस है, B और D में बैलेंस हो गया, मतलब कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, दोनों क्या है, इक्वल। तो इस स्थिति को कहा जाता है संतुलन की स्थिति। तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति कब होती है, जब इसमें से कोई करंट ना बह रहा हो, विभव दोनों सेम हो, ऊपर भी विभव नीचे भी विभव दोनों सेम है। तो संतुलन की स्थिति में ये प्रतिरोधों का अनुपात यदि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है, तो ये कौन सा सेतु कहलाता है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात, यदि चारों प्रतिरोधों का अनुपात यदि ये हो, ये PQRS क्या है, ये PQRS मैंने प्रतिरोधों का नाम लिखा हुआ है। जैसे हम प्रतिरोध को R1 R2 R3 करके दिखाते थे ना,
अब शुरू से ये डेरिवेशन करवाया गया, जिसने भी किया उसने शुरू से नाम R1 R2 नहीं रखा, उसने कहा PQRS, ये चारों प्रतिरोध हैं। और एक और चीज है, ये तो मैंने बीट स्टोन सेतु में होता क्या है वो बता दिया। एक लाइन में कोई पूछे कि बीट स्टोन सेतु क्यों यूज होता है, तो इसका आंसर होगा बीट स्टोन सेतु का कार्य है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। 4 में से कोई एक अज्ञात होगा, मतलब 3 का पता है, 1 का पता नहीं है, तो उस केस में आप बीट स्टोन सेतु ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर मिल। जैसे कि आप S अज्ञात है सपोज, तो P, Q और R की वैल्यू पता है अगर आपको, तो आप S की वैल्यू भी पता कर लोगे। तो बीट स्टोन सेतु आप पढ़ोगे, इसके बाद का टॉपिक है मीटर सेतु पढ़ोगे, उसमें भी सेम है। मीटर सेतु का भी काम यही है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। तो ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर आपको देगा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मतलब कैसे कैसे ये बना। जैसे कि स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, निर्माणकर्ता। वैसे ये निर्माणकर्ता वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बनाया है किसने, ठीक है, किसने बनाया होगा इसको, किस वैज्ञानिक ने बनाया होगा, नाम ही है बीट स्टोन सेतु, तो सीधी सी बात है वैज्ञानिक के नाम पे ही होगा। और क्लियर नाम रखो तो इसका नाम है CF व्हीटस्टोन, इन्होंने बनाया था। फिर व्हीटस्टोन सेतु का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना, ठीक है। इन्होंने बनाया था 1802 में, सोचो कितना पुराना मशीन है। इसका उद्देश्य लिखो या कार्य लिखो, उद्देश्य या कार्य लिख सकते हो आप। उद्देश्य क्या है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना, इसका कार्य है। फिर आएगा इसका बनावट, ये बना कैसा, या रचना कह लो, कंस्ट्रक्शन या बनावट। तो बना कैसे, तो ये 4 प्रतिरोध के इस क्रम में चित्रानुसार हम व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, ये हो गया। रचना में आप क्या लिखोगे, रचना या बनावट, चतुर्भुज आगे लिखा है मैंने, के चारों भुजाओं पर प्रतिरोध P तो रचना में आपने क्या लिखा, चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर प्रतिरोध PQRS इस प्रकार रखा जाए कि VB मतलब ऊपर का विभव और VD नीचे का विभव दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। जब विभव समान हो जाएगा तो क्या होगा, अर्थात G में धारामापी, गैल्वेनोमीटर को G से दिखाया, धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि VB और VD दोनों क्या है, बराबर हो चुके हैं। इस स्थिति को, जब VB और VD बराबर हो जाए, इस स्थिति को कौन सी स्थिति कहते हैं, संतुलन की स्थिति कहा जाता है। और संतुलन की स्थिति का मतलब है कि बीच में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई करंट नहीं बह रहा है। तो IG बराबर 0 का मतलब है, I मतलब करंट और G मतलब इसमें बहने वाला करंट। आप इस G को स्मॉल g भी लिख सकते हो, कैपिटल G भी लिख सकते हो। क्या लिखूं, कैपिटल G लिखूं, स्मॉल g लिखूं, कोई भी लिख सकते हो आप जी। IG का मतलब है ये वाली करंट जो इसमें बह रही है, तो 0 है। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें, बेसिकली P/Q बराबर R/S, ये R है कि नहीं देखते हैं, सिंपल है। तो प्रूफ को हम क्या कहेंगे, उपपत्ति। अभी तक जो लिखा है इसमें डाउट है कोई, जो भी लिखा है सब डायग्राम में दिख रहा है। अब प्रूफ करने के लिए पहले करंट समझो, करंट कैसे कैसे बह रहा है। ये स्विच है, ये सेल है, और ये K जो दिख रहा है इसे कुंजी कहते हैं, कुंजी या स्विच। सपोज हमने स्विच क्या कर दिया, ऑन कर दिया, खोल दिया स्विच। अब इसमें से करंट बह रही है, जो करंट निकली उसको किससे से दिखा सकते हैं, I। अब यहां से आप खुद आंसर देते जाओ। I करंट यहां से कितने भागों में बटी, ऊपर जो जा रही है उसको आप क्या कह सकते हो, नीचे जो जा रही है I1 पे फोकस करो। I1 यहां तक आई। अब I1 2 भागों में बढ़ सकती है। सपोज अभी तो हमने मान लिया है कि B और D में कोई करंट नहीं बहेगी,
ठीक है। अगर नहीं होता तो मान लो एक करंट नीचे आ रही है और एक करंट आगे बह रही है। मान लो कि अभी ये संतुलन की स्थिति नहीं है, तो ये करंट I1 ऊपर आया और I1 आल्सो एक नीचे की तरफ बटा और आगे जाके गया। जो सीधा आया नीचे की तरफ उसको किस चीज से दिखा सकते हो आप? IG। गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट आ रहा है IG आएगा, वो पता है हमें, लास्ट में IG की वैल्यू हमें 0 रख देना है। और एक करंट आगे बहा। अब सोचो I1 करंट आया, I1 करंट में से IG करंट चला गया, बचा कितना? I1 करंट शुरू में था, उसमें से क्या हुआ, I1 में से IG चला गया, ये IG चला गया, तो जो बचा हुआ करंट है वो क्या होगा? I1 माइनस IG। जो बच गया वो यही बचा, I1 था, IG नीचे आ गया, तो जो बचा वो इधर आ गया, क्या आ जाएगा? I1 माइनस IG। अब नीचे की तरफ आओ, I2 है ये यहाँ पे, ये करंट ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी B से नहीं, ये हमने दिखा दिया है। I2 सीधा कहाँ जाएगा? इधर। तो ये I2 क्या हुआ, यहाँ से निकला और यहाँ से सीधा कहाँ बढ़ गया? आगे की तरफ बढ़ गया, और यहाँ से यहाँ पे की तरफ आया, फिर क्या होगा? ये उसका करंट का साइकिल कंप्लीट। अब चाहो तो IG वाला टर्म हटा भी सकते हो, क्योंकि हमें पता है IG फ्यूचर में जाके क्या करना है, हमें 0 करना है। थोड़ा इजी कर देते हैं, रुको इजी कर देते हैं थोड़ा। I1 माइनस IG है ना, और IG की वैल्यू हमें पता है कितना है? 0 है। तो I1 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा? I1 ही बचेगा। तो मान लेते हैं ये हटा ही दो, इससे अच्छा ये हटा दो, क्योंकि IG तो वैसे भी 0 ही होना है, इससे सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो I1 गया, B से D में तो कोई करंट बह नहीं रहा है, इसलिए B से D में आएगा नहीं, सीधा कहाँ आ गया? B से C में आ गया। तो I1 यहाँ से घूम करके यहाँ पर आ गया। सेम नीचे I2 यहाँ से A से D में आया और D से कहाँ चला गया? C में आ गया। ऐसे इजी हो जाएगा काफ़ी। ये समझ गए करंट कैसे कौन जा रहा है? ठीक है, मैंने IG वाला हटा ही दिया क्योंकि IG को फ्यूचर में 0 करना ही था, तो अभी 0 कर लो। अब किरचॉफ के नियम में आ जाओ। किरचॉफ के दूसरे नियम में हम कैसा परिपथ लेते हैं? बंद परिपथ लेते हैं। यहाँ पे कितने परिपथ हैं? कितने परिपथ? तो एक ही है, सही क्वेश्चन ही गलत है मेरा। इस परिपथ में कितने लूप हैं? लूप मतलब बंद सर्किट, मैंने बताया है ना, बंद पास। कितने पास या लूप है? 2 है ना। आप बांट सकते हो, क्या नाम दे सकते हो? A B D A, A B D A, एक लूप ये, एक इधर का लूप B C D B। 2 त्रिभुज बोल लो, सजा त्रिभुज समझ में आया तो त्रिभुज बोलो। A B D A पहला पास, सेकंड पास B C D B। दोनों को सॉल्व करेंगे, जो एक इक्वेशन इसमें से बनेगा, एक इक्वेशन इसमें से, बराबर लेकर के आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा P/Q बराबर R/S। सिंपल है। तो लिखें किरचॉफ के नियम से, या फिर सीधा लिखते हैं बंद पास, क्या लें? A B D A, पूरा कंप्लीट करते हैं ना। तो बंद पास A B D A में, जल्दी से देखो क्या होगा। याद है किरचॉफ का नियम? हमारी दिशा और करंट की दिशा सेम हो तो उसके कंडीशन में चिन्ह कौन सा यूज होता है? प्लस। अगर मेरी दिशा और करंट की दिशा सेम है तो प्लस, और विपरीत है तो माइनस। और यहाँ पे कोई सेल तो लगा नहीं है, तो सेल का तो टेंशन नहीं है। सेल में भी क्या होता है, जहाँ से जिस और हम बढ़ रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर बढ़ रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहे हैं तो आंसर प्लस में। वैसे सेल का टेंशन नहीं है क्योंकि इनमें से किसी में भी सेल लगा नहीं है, सिंपल है। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? ए से बी। ए से बी में गए अगर, तो हमारी दिशा देखो कहाँ जा रही है? ए से बी। हमारी दिशा और करंट की दिशा सेम है या विपरीत है? करंट भी ऊपर जा रहा है, हम भी ऊपर ही की तरफ बढ़ रहे हैं, सेम है तो प्लस आएगा। क्या करते हैं हम? करंट और प्रतिरोध को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो ए से बी में प्रतिरोध कौन सा है? P प्रतिरोध है, और करंट कौन सा है? I1। तो ये हो गया P इंटू I1 A से B में। फिर B से D में कोई है? नहीं, कोई करंट नहीं है। होता भी तो IG कितना होता? 0 होता।
बी से डी में कोई नहीं है, ए से बी हो गया, बी से डी हो गया, अब कहाँ जाना है? डी से। फिर डी से ए में कोई है? आर प्रतिरोध है। पहले तो हमारी दिशा और करंट की दिशा क्या है? विपरीत है, अलग अलग है। तो विपरीत होता है तो कौन सा चिन्ह होता है? माइनस। प्रतिरोध कौन सा है? करंट कौन सा है? I2। तो ये हो गया R इंटू, और कुछ है? सेल कोई लगा है इसमें? नहीं लगा है तो जीरो लिख दो। तो PI1 माइनस RI2 इक्वल जीरो। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो क्या हो गया? P इंटू I1 बराबर R इंटू, इसको मान लो इक्वेशन 1। इजी था? वैसे सेकंड वाला भी आ जाएगा। एक और बंद पास ले लो, समझ में नहीं आया तो बोलो। एक और बंद पास लो। सेकंड वाला बंद पास क्या नाम लेंगे? बी सी डी बी में। क्या हुआ? कुछ और लेना था? बी सी डी बी में। नाम कुछ भी ले लो आप, आंसर सेम ही आएगा। बंद पास बी सी डी में, डी बी में, बी सी डी बी। हाँ ठीक है। बी से सी में चलो। करंट की दिशा, हमारी दिशा क्या है? सेम है तो प्लस में रहेगा। प्रतिरोध कौन है और करंट कौन सा है? तो Q इंटू I1। बी से सी, सी से डी में आओ, दिशा सेम है विपरीत है? विपरीत है तो क्या आएगा? प्लस माइनस। प्रतिरोध कौन सा है? करंट कौन सा है? तो S इंटू बी से सी, सी से डी, बी से सी, सी से डी, अब डी से बी। डी से बी में कुछ है? ठीक है, डी से बी में धारा नहीं जाएगी, ये संतुलन की स्थिति है। तो डी से बी में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है तो जीरो, सेल भी नहीं लगाया तो जीरो। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो Q अपॉन I बराबर S इंटू I2। इसे कौन सा समीकरण मान लेंगे? दूसरा मान लो। पहला वाला पहला मान, तो दूसरे को दूसरा ही मानोगे ना। अब क्या करना है? सिंपल सा, पहले वाले समीकरण को दूसरे वाले समीकरण से भाग कर दो, जो कटेगा कटेगा, जो आया आंसर। अब सिंपल सा, इक्वेशन 1 को किससे भाग दिया? इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? P इंटू I1 बराबर R इंटू, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या है? Q इंटू I1, ये भाग में आएगा। Q इंटू I1 बराबर S इंटू, कुछ कटा? I1 से I1, I2 से I2, आंसर क्या बच गया? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही चाहिए था हमें। देखो कितना सिंपल सा डेरिवेशन है 5 नंबर का। यदि आंसर ये है, इसका मतलब है कि आपका व्हीटस्टोन सेतु किस स्थिति में है? संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति में है। अगर P अपन Q बराबर R अपन S है, देखो आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना फ्यूचर में, तो देख के पता नहीं कर सकते हो कि इसमें करंट बह रहा है कि नहीं। देख के पता नहीं कर सकते हो, आपको पता करना पड़ेगा। वो पता कैसे करोगे? P और Q का भाग करोगे और R अपन S का भाग करोगे। अगर दोनों बराबर आएंगे तब उस स्थिति में आप अंदाजा लगाओगे कि B और D में कोई करंट नहीं बह रहा है। संतुलन की स्थिति का पता चल जाएगा। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु है। आगे समझ में कंप्लीट है ये आपका व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, क्यों यूज होता है व्हीटस्टोन सेतु का? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। किसी किसी बुक में ये भी लिखा होगा, एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा के, माना कि 4 प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध अज्ञात है। किसको अज्ञात माने हम? P को मान लो, Q, R, S, किसी को भी मान लो। माना P वाला अज्ञात है तो P कैसे निकालोगे? यदि P अज्ञात है तो P की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें ऐसे, बटे में कौन है? Q, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो Q इंटू R अपॉन S। तो Q की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू रख दो, S की वैल्यू रख दो, P आ जाएगा। हालांकि इतना करेंगे नहीं, अब छोड़ो, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है।
तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन सेतु। उतार लो इसको, कुछ पूछना है तो पूछ लो।